खाली सी बस लगेगा, नंबर लगेगा भाई। मैं कैसे एक एक करके डिमांड आती है कि मुझे ये पागल हैं ये। जब तक इनका पेपर नहीं हो जाएगा ना, तब तक इनका ऐसे दिमाग चला रहेगा सबका, है ना? कि क्या नाम, मानसी? ए मानसी, 4 सितंबर वाले पेपर मिले हुए हैं सबको? तो तुम कर क्या रहे हो? ठीक है चलो लिखो, टॉपिक लिखो। मैंने आपको वो करवाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पे लिखा हुआ है ना उसको ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकल के आता है इसमें से? कब आया था भाई ये? कौन से नवंबर को? ये तो 30 नवंबर को आया था, 30 नवंबर 2015 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। 15 का डेट क्या है? ठीक है, इसको ना एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करना, क्योंकि मैंने जो आज देखा यूपीएससी वाले उसमें डेट चेंज थी, इसमें 15 नवंबर दी हुई थी, पता नहीं जो है इस एग्रीमेंट को ओवर कर दिया गया था जो कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहती है ना? हाँ जी। लेकिन ये जो है ये लॉन्चिंग पीरियड है उसका 30 नवंबर। हाँ जी, लॉन्चिंग पीरियड है। उसके बाद 15 नवंबर 2016 को 2016 में इसको ओपन कर दिया गया था इस एग्रीमेंट को, सारी कंट्रियों के आगे की साइन कर सकती है। ठीक है, ये लॉन्च किया था। और फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 16 नवंबर 15 नवंबर 2000। नहीं मेरी बात सुनिए आप। 15 नवंबर 2016 में इन्होंने उसको एग्रीमेंट को ओपन कर दिया था साइन करने के लिए, और फोर्स में आया था 4 दिसंबर 2017 में। और ये तो 30 नवंबर को नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था ये एस्टैब्लिश। तुम्हारा तो दिमाग चल गया सभी का। ये फोर्थ में कब आया था, बस ये बताओ। ये 30 नवंबर को ही आया था। मैं मारूंगी ना बात फेंक के। कहाँ है फॉर्मेशन लिखी हुई है भाई? वो फॉर्मेशन में, और फॉर्मेशन तो लॉन्चिंग होगी ना, और फोर्थ में होगा कि उसने काम करना कब स्टार्ट किया था, वो हमारा है ये लिखवाया हुआ है मैंने। मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें देखो जो इसका चल रहा है ना, इसमें बताया गया है कि 2015 को वो लॉन्च हुआ था। 15 नवंबर 2016 में मोरक्को में इस एग्रीमेंट को, जो मोरक्को की एग्रीमेंट थी, मार्केट मोरक्को के, उसमें इसको ओपन कर दिया था कि जो कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 6 दिसंबर 2017 को ये फोर्स में आ गया था। ये इतनी चीजें मैंने ही लिखवाई हैं। क्योंकि 17 वाला तो मैंने भी नहीं पढ़ा। आप देख लो एक बार, क्योंकि 2016 में मैंने पढ़ा था कि इसको एक अलग मीटिंग हुई थी, यहाँ पे डिस्कशन हुआ 2015 में, जो पेरिस मीटिंग थी, इसके बारे में डिस्कशन
और मीटिंग हुई थी मार्केट मोरक्को में, जहाँ पे वो आएगा अभी। इसको ओपन कर दिया गया था, जो मेंबर्स आए हुए थे कि सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन फोर्सिंग इसकी हुई है 2017 में। लिखो नेक्स्ट, लिखो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका। सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ मैं देख लूंगी इसको, छोड़ दो आपने आपका। अरे करो, चलो करो 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 करो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? गुरुग्राम में है। किसके द्वारा बनाया गया है ये? बाय इंडिया और आपका फ्रांस। ठीक है। कोप कौन सी थी? कोप थी 21। नेक्स्ट आता है कोप 22 में क्या हुआ था? कोप 22 इसमें एग्रीमेंट हुआ था मरक्केश के नाम से, एग्रीमेंट। मरक्केश कहाँ पे है हमारा? मोरक्को में है। अच्छा, साइन करना और रेक्टिफाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने सिर्फ साइन कर दिया, रेक्टिफाई मैंने अभी तक नहीं किया कि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ अपने पास, वो एक अलग चीज है। 15 नवंबर। हाँ, ये 2015 में होता, ये 2016 में ही हुआ ना। 2016 कोप 21 अगर 15 में है तो कोप 22 कब हो गया? 2015। और लिखो इसके अंदर, इसमें मिशन लिखवाया था मैंने आपको, क्या था मिशन? एनर्जी होम नो मैटर हाउ फार। एनर्जी होगी एवरी होम, नो मैटर हाउ फार। क्या लिखा हुआ है? एवरी होम एनर्जी। देख लो जरा, बदतमीज। और मैं भी लिखे जा रही हूँ, एवरी हैव नो मैटर हाउ फॉर अवे विल हैव लाइट एट होम। अच्छा, इसका विजन क्या था? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। कंट्रीज कहाँ से लेके कहाँ तक इन्वॉल्व थी इसके अंदर? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है। अच्छा, इसमें और लिखो, टोटल जिसमें कंट्रीज हैं 121 कंट्रीज हैं, 121 टोटल कंट्रीज 121। टोटल कंट्रीज 121 कंट्रीज, जिसमें से जिन कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया हुआ है, ठीक है, फुल्ली रेक्टिफाई किया हुआ है, वो 102 है, इंक्रीज हो चुके हैं 102 हैं 150 102 कंट्रीज जो है, कंट्रीज ने जो रेक्टिफाई कर दिया है इसको। 102 रेक्टिफाइड कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, टारगेट कितना रखा गया था इसके अंदर? इंडिया ने अपने लेवल पर टारगेट कितना रखा था? 100 गीगावाट का। 100 गीगावाट का इंडिया ने अपने लिए जो टारगेट रखा था, इसमें 100 गीगावाट का रखा था कि हम जो है 2022 तक ये डाटा जो है अचीव कर लेंगे। और ऑल ओवर के लिए कितना रखा गया था? 1000। ऑल ओवर प्रोड्यूस करने के लिए कितना रखा गया था?
1000 गीगावाट बाय 2030। अच्छा, इसमें फंडिंग कितनी मतलब कलेक्ट की गई थी इस पर फंड खर्च करने के लिए? 1000 बिलियन बाय 2030। दोनों लाइनें लिख लो ये इसके अंदर, 2030। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखो, इंडिया ने अपने लेवल पर जो कार्बन का इमिशन है, कार्बन इमिशन रिडक्ट करने की बात बोली थी कि कितना 33 से लेकर 35% तक हम अपना कार्बन का इमिशन कम करने की कोशिश करेंगे बाय 2030। लिखा हुआ है, लिखो बाय 2030। इंडिया ने अपने लेवल पर बोला था कि भाई इंडिया में जितने भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें जितने भी चीज़ों में कार्बन यूज़ हो रहा है उसका जो इमिशन बाहर निकल रही हैं चीज़ें उसको रिडक्ट यानी कि कम करने की बात की गई थी। कितने परसेंट? जितना यूज़ हो रहा है, जितना यूज़, मैंने बताया था ना परसेंट अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो जितना यूज़ हो रहा है उसका 33 से लेकर 35 तक रिडक्ट करने की मैं इतने पैसे, इतने जो है कार्बन का इमिशन कम करूंगा। कब तक? 2030 तक। अब एकदम से तो कम नहीं हो सकता ना, एकदम से कम नहीं हो सकता ना। अगर आपको अपने खर्चे कम करने होते एकदम से थोड़ा ना हो सकते हैं। अगर एक महीने का घर का खर्चा 30,000 रुपये भी है तो अगले महीने आप उसको 10 पे कैसे पहुंचा दोगे? क्या घर के मेंबर को बाहर निकाल दोगे? नहीं है ना। और लिखो इसके अंदर, इसके बारे, इसमें किस चीज के बारे में बात की गई थी? क्वालिटी ऑफ प्रमोटिंग, क्वालिटी ऑफ प्रमोटिंग, क्वालिटी ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन ये निकल के आता है, ये जो पूरा ISA है किसके अंदर इंक्लूड होता है? सॉरी, COP21 जब हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में, वो किसके अंडर हुई थी? UNCCC। लिखो इसको, यूनाइटेड नेशन, एफ नहीं है, हाँ वो अलग है, ये खाली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, वो फ्रेमवर्क है 1992 में इसकी जिसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, वो आते हैं उसके अंदर ही हैं। ये एक बड़ी टर्म है और ये उसके अंदर काम करते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड एक बड़ी टर्म क्या बनी? 1992 में बनी UNFCCC। वो एक पूरा फ्रेम अम्ब्रेला टर्म हो गई। ये उसके अंदर छोटी छोटी चीजें डाली हुई हैं कि भी हाँ ये भी इसके अंदर काम करते हैं। UNCC, एक NAPCC भी है, करवाया था। उसके 8 टर्म्स हैं जो याद करनी है, किस किस चीज को किस किस चीज के लिए किया गया है। आया भी ये समझ? एक दो चीजें जब नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी ना ये तब ऐड करवाऊंगी, अभी तक तो है नहीं। कर दूं, इरेज कर दूं? लिख लिया है इसमें, ये सारा आ रहा है यहां तक का। कितने ध्यान से देख रहे हैं? आ रहा है? तुम आ रहे हो इसमें? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, 2020 में ये जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 24 था भैया, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो क्वेश्चन नंबर है 4 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 24 की एक्सप्लेनेशन है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि इसका मिशन क्या था। सिंपल, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पूछा हुआ है कि भी कौन सा ऑप्शन था। करूं? इस पे क्वेश्चन लिखना मुझे याद नहीं रहता, याद दिलवा दिया करो।
कल मिल जाएंगे आपको ये क्या बोलते हैं पेपर। आज तो मेरे कार्ट्रिज घर रह गए हैं। कल इतने सारे पेपर दिए हैं मैंने, याद नहीं दिलवाया, ये भी दे देती। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है मैंने एक क्वेश्चन का टॉपिक करवाया था आपका डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन करवाया था। एनवायरमेंट का था। नहीं करवाया। अच्छा, वाटर पोल्यूशन अभी खोल दिया ना टॉपिक। डिसॉल्व ऑक्सीजन वही वाला जिसमें बताया था कि फिशेस वगैरह को हार्म होता है। अलगाई वाला अलगाई नहीं होता, वो एल्गी होता है। ऑक्सीजन डिमांड डी हो। ऐसे मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 30 एनवायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ बायो केमिकल, यानी कि BOD। नहीं करवाया हो मैंने, आपको नहीं करवाया, इनको तो गधों को करवाया हुआ है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि DO ऑफ अ because of biochemical BOD dissolve oxygen DO of a water body। आंसर दिए हुए हैं इसके, इंक्रीज होगी, मैंने तो करवाया ही नहीं है ये। रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। पहले इसमें क्या बोला है, इनिशियली में चेंज होगी, इनिशियली में इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होगी। देखो BOD का मतलब क्या है, पानी में जब ऑक्सीजन की मात्रा, क्या बोला है इसमें, बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल, बायो का मतलब होता है जैविक चीजें, जैविक चीजें जब हमारे पानी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो होता क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वो एल्गी वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। अगर पानी वाटर बॉडी के ऊपर जो है, वाटर बॉडी के ऊपर अगर एल्गी जम चुकी है, लेक वगैरह साइड गए होंगे सभी, काई जमी रहती है ना, अगर गांव से भी है, जिस एरिया में पानी भरा रहता है वहां पे काई जमी रहती है। वो काई जब जम जाती है ना तो वो ना नीचे की तरफ ना सनलाइट नहीं जाने देती, और जितने भी जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहते हैं भाई, वो अपना पानी, वो जो अपना खाना है वो सूर्य की रोशनी से ही बनाते हैं। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वो चीज़ क्या है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है, और जब ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है तो वो मर जाते हैं। तो यानी कि जब ऑक्सीजन डिजोल्व, जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होगी तभी तो इसका फर्क पड़ेगा ना। जो नॉर्मल थी डिजोल्व ऑक्सीजन उससे कम होगी तभी हमारे ऊपर जो है इंक्रीज पड़ा, मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल BOD डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी पानी में अगर कुछ भी पदार्थ, जैसे अभी बिहार का वो गया त्योहार गया है छठ पूजा, तो उन्होंने क्या किया, खड़े पानी में या फिर रिवर के पानी में, जिन्होंने रिवर के पानी में किया वो ठीक है, ओके है कि भाई वो पानी आ रहा था चल रहा था वो चल रहा है। लेकिन अगर खड़े पानी में अगर तुमने कोई भी चीज डाली है तो वो चीज जम गई ना उसके ऊपर। वो एक न्यूज आई भी थी कि सारी सारी मछलियां जो उस तालाब की मर गई। क्यों मर गई? वो इसकी वजह से मरी। हाँ, क्योंकि जितने भी चीजें वो हमने उसमें डाली वो सारी सारी वहां ऊपर की तरफ जम जाती हैं। अगर क्या कहते हैं आप नहर पे भी गए होंगे ना, जिस तरह से पानी निकलता है वहां देखना कितना कूड़ा होता है उस टाइम,
इतना ज़्यादा होता है कि नीचे की तरफ जो है कोई चीज़ जा नहीं सकती। आपने एक चीज़ फेंकी, वो जमा होते 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 साइड पे जमा होती रहती है, तो वो चीज़ क्या हुई है? तो उनका इंक्रीज होगी ऑक्सीजन, डिक्रीज होगी, ये अनचेंज रहेगी, या फिर पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी? नहीं, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, ऑब्वियस चीज है। और पानी, अगर पानी की लेयर अगर क्लियर है बिल्कुल, उसमें गंद बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीज क्या है? वो इंक्रीज होगी, फिर ऑक्सीजन जो है ज्यादा मिलेगी ना। अब देखो, अगर हम लोग घर में रहे, जैसे कोरोना टाइम पे था, हम घर में थे, तो बाहर वालों को ऑक्सीजन जो है ज्यादा मिल रही थी, यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रही थी। और अब हम बाहर आ चुके हैं, तो पशु पक्षियों का देखो क्या हाल हो रखा है। ठीक है, ये वो चीज है। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, बीओडी, सीओडी और डिजोल्व ऑक्सीजन। अब इसमें एक टॉपिक आता है ओलिगोट्रोफिक, क्या होता है? इयोट्रोफिक का टॉपिक क्वेश्चन है ये। इयोट्रोफिक में 3 चीजें होती हैं, मेसोट्रोफिक, ओलिगोट्रोफिक, मेसोट्रोफिक, तीसरा कौन सा था? ठीक 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 ठीक, आ गए। इयोट्रोफिक, जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा किसी भी चीज में ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो गई। मैसो में क्या है? न्यूट्रल है, और इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो गई। अब मुझे बता, पानी में अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होगी, तो यानी कि एल्गी जम चुकी है उसके ऊपर, ये हानिकारक होती है। ओलिगोट्रोफिक क्या होता है? ये वही आ गया, एल्गी वाला एग्जांपल ही आ गया। ये हमारा अदर एग्जांपल था बीओडी, जिसमें हम ऑक्सीजन देखते हैं, इसमें हम न्यूट्रिएंट देखते हैं। ये किसी भी चीज में न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है कि जिसका इम्पैक्ट जो है जो भी जीव जंतु है उनके ऊपर पड़ रहा है। इयोट्रोफिक का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है तो वो चीज क्या है? चीजें क्लियर है एकदम बिल्कुल से, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा जा रही है। दूसरा क्या है? मेसोट्रोफिक क्या होता है? मेसोट्रोफिक क्या हो जाएगा हमारा? इसमें न्यूट्रल होते हैं, मीडियम साइज में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ओलिगोट्रोफिक में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है कम होती है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं के पास या मछलियों के पास न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पहुंचता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु हो जाती है। आए समझ में? थोड़ा थोड़ा है, क्यों? ये इतना ही है टॉपिक। ये ट्रॉफिक का जो टॉपिक है ना, इयोट्रोफिक का, ये इतना ही है। इतना ही वर्ड जो पेपर में आते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं, ओलिगोट्रोफिक में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है, ज्यादा है, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे ही पूछते हैं। ओलिगोट्रोफिक में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, अनचेंज्ड मिलेगी, पहले ज्यादा मिलेगी या बाद में कम मिलेगी। सिंपल, क्वेश्चन खत्म, टॉपिक खत्म। इयोट्रोफिक का मतलब है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है, इवन अब देखो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, सुनो, अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो चुकी, जरूरत से ज्यादा, हानिकारक वो भी है, ठीक है? जरूरत से ज्यादा अगर तुम पानी भी पी लो तो वो भी हानिकारक ही है, जरूरत से ज्यादा नमक खा लो तो वो भी हानिकारक ही है, हड्डियों को गला देता है। तो ये वो चीज है। मैसो वाला हमारा न्यूट्रल है, तो वो चीज ठीक है कि भी हाँ कम ज्यादा चलता रहेगा। और ओलिगो में क्या है? हमारा कम हो जाता है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, तो उसमें तो मरना ही, और जरूरत से ज्यादा होगी, उसमें क्या लिखवाया हो मैंने? इयोट्रोफिक है जब किसी भी चीज में, अब जैसे मिट्टी की बात की, मैंने एग्जांपल लिखवाया आपको मिट्टी का। मिट्टी में किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना, क्या वो फसल का उत्पादन करेगा? मैंने कीड़े मारने की दवाई भी उसमें जरूरत से ज्यादा डाल दी, तो वो कीड़े तो मारेगी, साथ में मेरी फसल को भी खराब करेगी। तो वो ज्यादा कर दिया ना, मैंने ओवर कर दिया। अब आपने एक पर्सन के लिए खाना बनाना है, 1 कटोरी सब्जी बनानी है, क्या उसमें 10% के इक्वल का आप नमक ऐड करोगे? नहीं ऐड करेंगे, तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाए। वो जरूरत से ज्यादा क्या है? हमारा इयोट्रोफिक है, ठीक है। सेकंड वाला मेसोट्रोफिक, जिसमें न्यूट्रल होता है, भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना मिडल में है, ठीक है।
हिसाब से उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, और ओलिगोट्रोफिक जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है और उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट वो है। वो ट्रॉफिक वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आया हो, लेकिन किसी और पेपर में जरूर आ रखा है। किसमें है? कोई बात नहीं, जब आगे करेंगे ना उसमें लिखवा दूंगी, जहाँ ये क्वेश्चन आएगा ना उसमें इसके एक्सप्लेनेशन सही से लिखवा दूंगी। ठीक है, ये बीओडी का क्वेश्चन था, ये बीओडी का था, वो इयोट्रोफिक का था। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन का तो टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। टॉपिक है ये वाटर पोल्यूशन। हुआ नहीं होगा इनका, तुम्हारा तो मैंने करवाया हुआ है, और अभी तो करवाए हैं, ये टॉपिक ज्यादा दिन थोड़ा ना हुआ है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट पूछे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग, बताओ भाई, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, जरूरत से ज्यादा गर्मी होने से उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्या हाइड्रोलॉजिकल पानी से रिलेटेड जो भी साइकिल होता है, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। सेकंड है स्पीसीज माइग्रेशन, स्पीसीज के माइग्रेशन पे फर्क पड़ेगा। अगर जरूरत से ज्यादा पानी गर्म हो रहा है तो वो वहां से सर्कुलेट होकर कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। नेक्स्ट होता है चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशन, ओशन के सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे क्या कहता है, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन के अम्लीकरण पे, एसिडिफिकेशन मतलब पानी का जो लेवल है ना वो एसिड टाइप का हो जाएगा, जिसको हम और समुद्र के पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना, खारा होता है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर भी प्रभाव जो है पड़ेगा। नेक्स्ट होता है सी लेवल राइज, सी लेवल राइज होगा क्यों? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है, जो आइस है वो पिघल रही है, पिघल के कहाँ जा रही है? हाँ अच्छा, गर्मी गर्मी बढ़ी, यही तो सोचना होता है पेपर में। इन्होंने क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ए बी ई ए सी और डी, बी सी और डी, और एक में दिया हुआ है ए बी सी डी और ई, सारे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है 24 पे, क्वेश्चन आता है आपका अर्थक्वेक का टॉपिक। बस ऐसे ही मारेंगे वो तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया क्या? क्या बोल रहे हो? तो फिर तुम्हें तैयार नहीं कर रहे हैं, बाद वालों के हिसाब से ही तो तैयार कर रही हूँ।